नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग में 8वां जो अध्याय हम पढ़ रहे थे पादपों में खनिज पोषण है, उसके बारे में हम आगे पढ़ें। अब अभी तक ये जो अध्याय हमने पढ़ा है या इसमें अभी तक हमने जो पढ़ाई की है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि पादपों के लिए किस प्रकार से खनिज पोषक तत्व है और कौन कौन से खनिज पोषक तत्व जो हैं वो अनिवार्य होते हैं अपने सामान्य जीवन को या अपने सामान्य जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए। उनके बारे में हमने पढ़ा, उनका वर्गीकरण, कितनी मात्रा में वो आवश्यक हैं, कहाँ से वो प्राप्त होते हैं या उनकी क्या भूमिका होती है पादप में, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण। और फिर उसके बाद में जो भी अनिवार्य खनिज पोषक तत्व हैं, कुल अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या जो 17 होती है वो हमने पढ़ी थी। उनमें से 14 पोषक तत्व जो हैं वो खनिज पोषक तत्वों में शामिल किए जाते हैं। उनमें से आवश्यक मात्रा के आधार पर 6 पोषक तत्व जो थे वो थे वृहत मात्रिक पोषक तत्व, जिनमें शामिल किया जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को या गंधक को इसमें शामिल किया जाता है। इनका अवशोषण जो है वो पादप किस रूप में करता है या किस आयन के रूप में उन्हें वो भूमि से अवशोषित या मृदा से अवशोषित करता है वो हमने पढ़ा। उनकी क्या भूमिका है, पादप की कौन सी जैविक क्रियाओं में वो आवश्यक होते हैं और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले न्यूनता लक्षण जो है वो कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं जो पादप में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था जिनकी मात्रा पादप में 1 मिलीग्राम उनके 1 ग्राम शुष्क भार से 1 मिलीग्राम से कम मात्रा उनके प्रति ग्राम शुष्क भार में पाई जाती है, वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी पादप का जितना भी सूक्ष्म भार है शुष्क भार है, उस शुष्क 1 ग्राम शुष्क भार जो है उसमें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो कितनी मिलेगी, 1 मिलीग्राम से भी कम मिलेगी। ये बहुत कम मात्रा में पादप के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन अनिवार्य पोषक तत्व हैं। इसका मतलब पादप के लिए ये पोषक तत्व भी महत्वपूर्ण होते हैं और इनके अभाव में पादप में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं वो बाधित होते हैं, जिसके कारण से उनकी कमी के लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। तो इन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो कुल मिलाकर 8 हैं उनके बारे में हमें आगे पढ़ते हैं। इसमें 10वां पोषक तत्व है। अब 10 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 6 जो हैं वो हमने पढ़ लिए, इसके अलावा 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो हैं वो पादप वायुमंडल से या फिर जल से प्राप्त करता है, तो इनको भी हमने पढ़ लिया था। हालांकि ये अखनिज पोषक तत्व होते हैं। तो अखनिज पोषक तत्व और वृहत मात्रिक खनिज पोषक तत्व यानी कुल मिलाकर 3 और 6 9 ये हम पढ़ चुके। आगे 10वां नंबर जो है वो है मैंगनीज। मैंगनीज का अवशोषण होता है मैग्नस आयन यानी Mn2+ के रूप में। एक धातु है और धातु जो है वो धनायन बनाते हैं, ये एक द्विधनायन बनाता है जिस रूप में इसका अवशोषण होगा। भूमिका के अंदर यदि हम इसकी बात करें तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्रिया है पादपों में होने वाली ये क्रियाएं, इन तीनों क्रियाओं में जो एंजाइम भाग लेते हैं उन एंजाइमों का ये उत्प्रेरण करता है। तो एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये ऐसे एंजाइम जो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होते हैं। इसके अलावा हरित लवक का जो संश्लेषण होता है खास तौर से पत्तियों में जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस हरित लवक के संश्लेषण में या बनने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हरित लवक संश्लेषण से संबंधित होते, इसी कारण से इसकी कमी के कारण से हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। हालांकि ये न्यूनता लक्षणों में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, आगे तीसरी यूनिट जो हम पढ़ेंगे उसमें पूरा एक चैप्टर, पूरा एक अध्याय दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर। प्रकाश संश्लेषण की पूरी जो क्रिया है उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक प्रकाशिक अपघटन, एक अप्रकाशिक अपघटन। उस प्रकाशिक अपघटन के दौरान एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसे हम जल अपघटन कहते हैं, और जल अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। जल अपघटन करके ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करने वाला एंजाइम जो होता है
उस एंजाइम का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो मैंगनीज होता है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य या इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल अपघटन में उत्पन्न या निर्मुक्त होने वाली O2 को उत्पन्न करने वाला एंजाइम जो है उसका ये एक घटक होता है। इसके बाद में इसके न्यूनता लक्षणों में कुछ विशेष जो है उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लें, जैसे हरिमाहीनता। पादप के जो नई और पुरानी दोनों तरह की पत्तियां हैं उन दोनों तरह की पत्तियों में हरिमाहीनता का लक्षण ये प्रदर्शित करता है, या इसकी कमी से हरिमाहीनता हो जाती है, यानी पत्तियां जो हो पीली पड़ने लगती हैं, चाहे नई उत्पन्न होने वाली पत्तियां हो चाहे पुरानी पत्तियां हों। इसके अलावा जड़ों की वृद्धि जो है वो भी सीमित हो जाती है, कम वृद्धि होती है। तो जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जरूर आप ध्यान में रखोगे, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बातें होती हैं ये, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन जो हो इन्हीं से संबंधित पूछा गया था। पोषक तत्वों की कमी के कारण से या न्यूनता के कारण से पादपों में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य में यदि हम देखें, मनुष्य में भी पोषक तत्वों की कमी से कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है, लोहे की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी जिसे रक्ताल्पता या एनीमिया रोग कहते हैं, या विटामिन की कमी से जैसे रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, इस तरह के रोग होते हैं। ये कुछ विशिष्ट रोग होते हैं जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से होते हैं। वैसे ही पादपों में भी कुछ विशिष्ट रोग होते हैं। वो विशेष रोग किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं उनको जरूर ध्यान में रखोगे। तो मैंगनीज की कमी से पादपों में 2 विशेष रोग प्रकट होते हैं, एक जई का ग्रे स्पीक रोग और एक मटर का मार्स स्पॉट रोग। ग्रे स्पीक रोग और मार्स स्पॉट रोग, इन दोनों का जो कारण है वो क्या है? मैंगनीज की कमी। तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि मैंगनीज की कमी के कारण से पादप में कौन सा लक्षण प्रकट होता है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है, या फिर मटर का मार्स स्पॉट रोग जो है वो किस पोषक तत्व की न्यूनता के कारण से उत्पन्न होता है। दोनों तरीके से ये पूछे जा सकते हैं, ये देकर इसके बारे में पूछ लिया या ये देकर इसके बारे में पूछ लिया। तो इन दो को विशेष रूप से जरूर ध्यान में रखोगे। कुल 5-6 रोग जो हैं जो विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण से होते हैं, उनमें से 2 ये हैं। आगे और जो आएंगे उनको भी आप अलग से ध्यान में रख लें। तो उनको एक तरफ ऊपर कहीं या जहां पैराग्राफ वगैरह हो वहां पर उनको अलग से नोट करके रख लें ताकि वो विशेष रूप से याद रह जाए, या इनको विशेष रूप से अंडरलाइन कर लें आप। तो जई का ग्रे स्पीक और मटर का मार्स स्पॉट रोग, ये दोनों जो है वो मैंगनीज की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद में आते हैं हम अगले पोषक तत्व है बोरोन पर। बोरोन का अवशोषण बोरेट आयनों के रूप में होता है जो BO3 या B4O4A2- के रूप में अवशोषित करते हैं। इन्हें बोरेट आयन बोलते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। ये भूमिका क्या रोल होता है, क्या भूमिका निभाते हैं ये पादप में या पादप की कौन सी जैविक क्रियाओं में, उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो इनका 2 महत्वपूर्ण क्रियाओं में योगदान होता है। एक तो कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता या सक्रियता, जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थ जो हैं वो कोशिका झिल्ली से होकर या कोशिका झिल्ली के आर पार गमन करते हैं, उनमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण। कार्बोहाइड्रेट जो संचित भोजन के रूप में या फिर कार्बनिक यौगिक के रूप में पादपों में बनता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जो है वो, उसमें बोरोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे पत्तियों में बनते हैं कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद में उनका पादप के उन हिस्सों में स्थानांतरण होता है जहां पर उनकी जरूरत होती है, वहां पर बोरोन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। न्यूनता लक्षण, इसके कारण से पत्तियां जो हैं वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और साथ में वो थोड़ी सख्त और मोटी हो जाती हैं। तो मोटी पत्तियां बनती हैं जिनका रंग भी सामान्य पत्तियों से थोड़ा सा गहरा हरा होता है। दूसरा, संचयी और मांसल उत्तकों का अपघटन। पादप में ऐसे उत्तक जिनमें भोजन का संचय होता है, जैसे आलू में कंद है, प्याज में सल्क है, वहां पर भोजन का जो संचय होता है उन संचयी उत्तकों की कमी होने लगती है। और साथ में मांसल उत्तक जो थोड़े फूले हुए उत्तक होते हैं उनकी कमी हो जाती है, या कह सकते हैं उनका अपघटन होने लगता है। तो अपघटन होने लगता है बोरोन की कमी से,
संचयी और मांसले ऊतकों का। इसके अलावा इसकी कमी के कारण से पुष्प संख्या में कमी आती है। बोरोन की कमी से पादपों में पुष्प बनते कम हैं, और दूसरा जो बनते हैं वो भी कैसे होते हैं, बंधे प्रकार के होते हैं। बंधे प्रकार के पुष्प होने का मतलब उनमें युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, पराग कणों का, जायांग का विकास जो है वो कम हो जाता है। ऐसे पुष्प जो हैं वो बंधे पुष्प होते हैं। तो बंधे पुष्प का बनना या पुष्प संख्या में कमी, संचयी और मांसल ऊतकों का गठन और गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियों का निर्माण, ये जो है वो बोरोन की कमी के कारण से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट न्यूनता लक्षण होते हैं। तो मैंगनीज और बोरोन के बाद अगले पोषक तत्व पे हम आते हैं। अगला पोषक तत्व जो है वो है लोह तत्व या फिर आयरन, जिसे Fe से प्रदर्शित किया जाता है। लोह तत्व का अवशोषण जो है वो Fe3+ के रूप में होता है, यानी फेरिक आयन के रूप में सामान्यतः इसका अवशोषण होता है। हालांकि यह दोनों प्रकार के आयन जो है वो बनाता है, यह इसकी संयोजकता जो है वो परिवर्तनशील संयोजकता होती है, और ये Fe3+ और Fe2+ दोनों रूपों में पाया जाता है। लेकिन मृदा से इसका अवशोषण Fe3+ के रूप में होगा, यानी फेरिक आयन के रूप में होगा। लेकिन पादप में इसकी जो भूमिका है, यह आवश्यकता है, पादप में अवशोषित होने के बाद में विभिन्न क्रियाओं में ये जो भाग लेता है वो Fe2+ के रूप में लेता है। लेकिन ये कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लें कि अवशोषण जो है वो Fe3+ के रूप में होता है। भूमिका, पादप में क्या इसकी भूमिका होगी या किन क्रियाओं में ये योगदान देता है, तो इसमें कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं या कई महत्वपूर्ण क्रियाओं में ये भाग लेता है। जैसे कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है उसमें इसका रोल होता है। श्वसन की जो क्रिया है उसमें विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ये भाग लेता है। श्वसन का जो पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर पाए जाने वाले जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही पर बढ़ता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन कहते हैं, और वो मिलकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहेंगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के निर्माण में आयरन की या लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा पत्तियों में फाइटोफेरेटिन नामक वर्णक जो बनता है उसमें भी उसका भी एक महत्वपूर्ण घटक ये होता है। और इसके अलावा केंद्रक में जब क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है, केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जो है वो क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है, उस क्रोमेटिन जाल के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा साइटोक्रोम तंत्र, क्रेब्स चक्र और पेरोक्सीडेज एंजाइम, ये सारे जो हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान काम में आने वाले घटक हैं। इनका एक महत्वपूर्ण घटक आयरन होता है। क्रेब्स चक्र में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ये भाग लेता है। इसके अलावा पेरोक्सीडेज एंजाइम और साइटोक्रोम वर्णक जो होते हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण घटक ये होता है। साइटोक्रोम वर्णक जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से देखें तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इसकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है, ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मानी जाती है। न्यूनता लक्षण या कमी के लक्षणों में यदि हम देखें, नवीन पर्ण में हरिमाहीनता, इसके कारण से नई जो पत्तियां बनती हैं उनमें हरिमाहीनता उत्पन्न होने लगती है, या पत्तियों का हरापन जो है वो कम हो जाता है। ये हरिमाहीनता जो है इसे वाइड रेंज हरिमाहीनता जो है वो कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में बड़े बड़े पीले रंग के क्षेत्र बनने लगते हैं, बीच बीच में बड़े बड़े पीले रंग के क्षेत्र बनते हैं, इसलिए इसे वाइड रेंज, ज्यादा परास में फैली हुई हरिमाहीनता इसे कहा जाता है। तो अधिक परास वाली हरिमाहीनता और वो भी नई पत्तियों में इसके कारण इसकी कमी से उत्पन्न होती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं उनमें भी अनियमितता आ जाती है, क्योंकि इन सभी क्रियाओं में आयरन की, लोह तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसकी कमी के कारण से ये सारी क्रियाएं बाधित होने लगती हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अनियमित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण अनियमित हो जाता है, श्वसन अनियमित हो जाता है पादपों में। इसके अलावा यह कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से अपना योगदान देता है और इसकी कमी के कारण से कोशिका विभाजन रुक जाता है और उसके कारण से पादप वृद्धि जो है वो भी रुक जाती है। तो ये भी इसके लक्षण हुए। इसके बाद अगला पोषक तत्व है, 13वां जो पोषक तत्व है वो है जस्ता, जिंक, जिसे Zn से प्रदर्शित करते हैं। अवशोषण Zn2+ के रूप में होगा।
भूमिका के आधार पर यदि हम इसकी बात करें तो इसका योग, इसका जो रोल है वो होगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम में। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम का घटक होता है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके उसे भोजन के रूप में परिवर्तित करता है या शर्करा में परिवर्तित करता है, उसमें यह कार्बोक्सिलेज एंजाइम महत्वपूर्ण होता है। इस कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक महत्वपूर्ण घटक जो है वो जिंक होता है। इसके अलावा फास्फोरस अवशोषण की क्रिया जो होती है उसका ये नियमन करता है, यानी फास्फोरस का अवशोषण इससे प्रभावित होता है। और सामान्यतः ये देखा गया है कि जिस मृदा में जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है वहां पर फास्फोरस का अवशोषण जो है वो कम होता है। तो ये फास्फोरस अवशोषण को एक तरह से क्या कर देता है, रोक देता है। इसके अलावा ये चीज देखी जाती है कि जिंक, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान में रख लें, ये फास्फोरस अवशोषण का नियमन करता है, इसलिए अधिक जिंक वाली मृदा में सामान्यतः फास्फोरस की कमी के कारण से जो न्यूनता लक्षण प्रकट होते हैं ना वो होने लगते हैं। अब उस क्रिया में होता क्या है, क्योंकि फास्फोरस उस मृदा में पाया जाता है लेकिन उसका अवशोषण नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि फास्फोरस जिंक अवशोषण की, जिंक जो है वो फास्फोरस अवशोषण क्रिया का नियमन करता है। इसके अलावा पादपों में एक विशेष महत्वपूर्ण पादप वृद्धि हार्मोन बनता है IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल। ये भी हम आगे वाली जो यूनिट है उसमें पादप वृद्धि से संबंधित पूरा पाठ है, उसमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का ऑक्सीन है जो पादप की वृद्धि को प्रेरित करता है, उसके संश्लेषण में भी जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यूनता लक्षण में देखिए, न्यूनता लक्षण इसकी कमी के कारण से पत्तियों में सफेद रंग के उत्तक क्षयी क्षेत्र बनने लगते हैं। पत्तियों में बीच बीच में सफेद सफेद रंग के धब्बे से बनने लगते हैं। बोनापन, पादप जो है उसकी वृद्धि कम होती है, IAA संश्लेषण में इसकी भूमिका है, ये पादप वृद्धि को प्रेरित करता है। जिंक की कमी से ये कम बनेगा और ये कम बनेगा तो बोनापन का लक्षण प्रकट होगा, पादप बोना रह जाएगा। इसके अलावा पर्ण की परिधि जो है वो घट जाती है, यानी पत्ती जितनी चौड़ी होनी चाहिए उतनी नहीं रहती, छोटी हो जाती है। और इसके अलावा उसमें विकृति भी आ जाती है, वो मुड़ी हुई सी हो जाती है, एकदम सीधी चपटी नहीं रहती। तो पत्तियां जो है वो विकृत हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। परिधि का घटना मतलब छोटी हो जाना। इसके अलावा इसकी कमी से फ्लोएम जो है उसका निर्माण भी कम हो जाता है, फ्लोएम कम बनने लगता है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो बताया था, कुछ विशेष रोगों के बारे में जरूर ध्यान में रखें। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण से लघु पर्ण रोग होता है? तो लघु पर्ण रोग जो है वो इसके कारण से हो जाता है। यही चीज पर्ण की परिधि का घटना, यानी पर्ण का छोटा होना, इसके कारण से पत्तियां छोटी बनने लगती हैं, ये लघु पर्ण रोग कहलाता है। तो लघु पर्ण रोग का कारण जो है वो क्या होता है, जिंक की न्यूनता। जिंक की न्यूनता के कारण से पत्तियां छोटी बनने लगती हैं। तो ये आयरन और जिंक, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में अगले पोषक तत्व जो हैं उनकी हम बात करते हैं। तो अगला जो अनिवार्य पोषक तत्व है वो है तांबा या कॉपर, Cu। अवशोषण होगा Cu2+ आयन के रूप में। भूमिका के आधार पर यदि हम इसमें देखें तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में होती है। जैसे आयरन, यह भी एक द्विसंयोजकता या परिवर्तनशील संयोजकता वाला तत्व होता है। इसकी संयोजकता भी Cu+ भी होती है और Cu2+ भी होती है। परिवर्तनशील संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम करते हैं। जैसे आयरन या लोह तत्व है, उसके बारे में जो हमने पढ़ा था, वो भी इलेक्ट्रॉन वाहक या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र जो होता है उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसी तरह से यह भी इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करेगा। लेकिन सामान्यतः आयरन की जो भूमिका है वो श्वसन की क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में होती है, जबकि इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में होती है। हालांकि दोनों ही क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही पर स्थानांतरित होते रहते हैं, उनका वहन होता रहता है और उनमें इनकी भूमिका रहती है। तो लोहा और कॉपर, ये दोनों ध्यान में रखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य कॉपर करता है, श्वसन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य मुख्य रूप से आयरन या लोहा करता है। तो इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में इसकी भूमिका होती है ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया में। किसी पदार्थ से या किसी ग्राही से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है और दूसरे में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया में भाग लेता है।
श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन तंत्र या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इन दोनों का ये मुख्य घटक होता है, यानी साइटोक्रोम तंत्र और प्लास्टोसाइनिन जो है वो कॉपर से बने होते हैं और उसी कारण से वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का कार्य करते हैं। न्यूनता के लक्षणों में देखें तो न्यूनता के लक्षणों में पर्ण में विकृति, पत्तियां जो है वो विकृत होने लगती हैं और खास तौर से पत्तियों का जो शीर्ष भाग होता है, पत्तियों का जो टिप पार्ट होता है, ये टिप पार्ट जो है वो सफेद पड़ने लगता है और धीरे धीरे ये झड़ जाता है। इसे डाई बैक डिजीज भी कहते हैं, यानी पत्तियां फिर से पीछे की ओर आने लगती हैं, पश्च मृत्यु होने लगती है। तो ये डाई बैक रोग खास तौर से ध्यान में रखें। नींबू का डाई बैक रोग जो है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कॉपर की कमी से। पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया था। इसके बाद में आते हैं हम अगले पोषक तत्व पर, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम अवशोषण होगा मोलिब्डेट आयन के रूप में, MOO2- इसके रूप में। इंग्लिश मीडियम में जो नोट्स लिखा है उनमें भूल से यहाँ पर MnO2 ऐसे लिखा दिया, आप MOO2 कर लेना। और ये जो है वो स्मॉल लेटर में आएगा, ये कैपिटल लेटर में। तो ये अवशोषण MOO2- के रूप में। भूमिका जो है वो होगी इसके नाइट्रोजिनेज और नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं उनका ये मुख्य घटक होता है। ये दोनों एंजाइम जो हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जो पादपों में होती है उसके नियमन में मोलिब्डेनम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, या इसके अंदर ये महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है, क्योंकि ये दोनों एंजाइम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, नाइट्रो रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज, उन दोनों का ये मुख्य घटक होता है। न्यूनता लक्षणों पर आए तो इनमें पादप में जो निचली पत्तियां होती हैं, लोअर लीफ होती हैं, एक तो शीर्ष पर बनने वाली छोटी पत्तियां या नई पत्तियां, पुरानी पत्तियां जो है वो सामान्यतः पीछे या नीचे रह जाती हैं। तो उन निचली पत्तियों में विचित्रता उत्पन्न होने लगती है, पत्तियां जो है वो मोटल्ड टाइप की हो जाती है, मोटलिंग हो जाती है। विचित्रता का मतलब क्या होगा? ये जो पत्तियां इसमें बनी हैं इन पत्तियों में किनारों पर यूं लहरें सी बनने लगती हैं, यानी पर्ण की सतह जो है वो यूं फ्लैट या सीधी नहीं रहती है। जैसे यदि हम किसी कागज वगैरह को देखें, जैसे मान लें ये कागज जो है, इनके अंदर यदि हम देखते हैं तो ये कागज एकदम सीधा है और ये यूं मुड़ा हुआ है, तो यूं किनारे वगैरह जो हो इसके मुड़े हुए से रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोटलिंग कहते हैं, विचित्रता कहते हैं। तो निचली पत्तियों में विचित्रता होने लगती है या अलग टाइप की मोटल टाइप की लीफ बनने लगते हैं। हरिमाहीनता और पुष्प न्यूनता, ये भी इसकी न्यूनता के कारण से प्रकट होने वाले लक्षण हैं। और फूल गोभी में एक विशेष रोग जो है वो इसकी न्यूनता के कारण से होता है, जिसको हम कहते हैं व्हिपटेल रोग। तो व्हिपटेल रोग जो है वो भी इसकी कमी के कारण से पादपों में उत्पन्न होता है। तो मोलिब्डेनम के न्यूनता के ये विशिष्ट लक्षण जो हैं वो हमने पढ़े हैं। अब इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान में रखें। एक तो ये मोलिब्डेनम की कमी से होने वाला रोग व्हिपटेल डिजीज, व्हिपटेल रोग फूल गोभी में। नींबू का डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा मैंगनीज जो है उसकी कमी से होने वाले दो रोग हमने पढ़े थे, जई का ग्रे स्पीक रोग, मटर का मार्स स्पॉटे रोग। और इसके अलावा एक और रोग जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो है लघुपर्ण रोग। तो लघुपर्ण रोग जिंक की कमी से होने वाला रोग था। तो मैंगनीज, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम, इन चार की कमी से कुछ विशेष रोग होते हैं, इसलिए ये तो हैं वो थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। इनको जरूर से आप ध्यान में रखोगे। तो 15 कुल 17 में अनिवार्य पोषक तत्वों में से 15 पोषक तत्व जो हमने पढ़े। इसके बाद में अंतिम जो तत्व और हैं उनका अध्ययन आगे करते हैं। तो उसके बाद में 16वां जो पोषक तत्व है, अनिवार्य पोषक तत्व है, वो है क्लोरीन। अवशोषण होगा इसका ऋणायन के रूप में, क्लोराइड आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है, Cl- आयन के रूप में यह मृदा से पादप के द्वारा अवशोषित किया जाता है। भूमिका के अंदर यदि हम देखें तो इसकी दो क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, कार्बोहाइड्रेट उपापचय यानी शर्कराओं का स्टार्च का शर्करा में बदलना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा विद्युतीय आवेश का संतुलन,
एक कोशिका में धनायन ऋणायन जो हैं उनमें जब उनकी संख्या जब असंतुलित होने लगती है तो कोशिका की जो उदासीनता है वो उससे प्रभावित होती है, और उदासीनता प्रभावित होने के कारण से उसमें होने वाली उपापचयी क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इसलिए उनमें विद्युतीय आवेश जो है उसका संतुलन बने रहना जरूरी है, और वो संतुलन बनाए रखने का काम जो है वो क्लोराइड आयन महत्वपूर्ण रूप से करता है। न्यूनता के लक्षणों में यदि हम देखें तो इसमें कोई ज्यादा विशेष तो वैसे नहीं है, लेकिन एक ये लक्षण जरूर ध्यान में रख लें, स्पॉटेड क्लोरोसिस, क्षेत्रीय हरिमाहीनता। विशिष्ट स्थानों पर पत्तियों में हरिमाहीनता आने लगती है, और वो भी पुरानी पत्तियों में। तो पुरानी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्षेत्रीय हरिमाहीनता या धब्बेदार हरिमाहीनता जो है वो प्रकट होने लगती है, और फल निर्माण में भी कमी आती है, फलों का निर्माण भी इसके कारण से कम हो जाता है। तो ये क्लोरीन के बारे में देखा। इसके बाद में अंतिम अनिवार्य पोषक तत्व जो है उसकी बात करते हैं, वो है निकल। पहले अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या जो है वो 16 ही मानी जाती थी। निकल जो है उसे 17वां अनिवार्य पोषक तत्व जो है वो बताया था डाल्टन ने। तो कई बार ये चीज भी पूछ ली जाती है कि 17वां अनिवार्य पोषक तत्व कौन सा है। तो यूं नहीं कि 17 जो अनिवार्य पोषक तत्व हमने पढ़े उनमें कोई से का भी नाम ले दें। 17वां अनिवार्य पोषक तत्व जो है वो निकल माना जाता है, क्योंकि उससे पहले अनिवार्य पोषक तत्व जो है वो केवल 16 माने जाते थे। डाल्टन ने इसे अनिवार्य तत्व जो है वो घोषित किया, और इसे इसी कारण से 17वां अनिवार्य पोषक तत्व माना जाता है। तो एक तो ये चीज जो है वो महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। इसके अलावा और इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है निकल में। भूमिका के रूप में देखें तो ये यूरिएज एंजाइम का मुख्य घटक होता है। हालांकि इसकी पूरी भूमिका पादपों में क्या है और इसकी न्यूनता के कारण से कौन से लक्षण वगैरह प्रकट होते हैं, उनका सही रूप में अभी तक कोई विशेष रूप से उनका जो अध्ययन है वो हुआ नहीं है कि सभी पादपों में इसकी कमी से होने वाले कुछ विशिष्ट लक्षण जो हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये यूरिएज एंजाइम का घटक माना जाता है, और यूरिएज एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित होता है। इसलिए नाइट्रोजन उपापचय की क्रिया जो है वो इसकी कमी के कारण से प्रभावित होती है। हालांकि कोई न्यूनता लक्षण वगैरह इसका जो है वो ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि सिलेबस वगैरह में नहीं दिया है, इसका कोई ज़्यादा अध्ययन किया नहीं गया है। तो ये सभी अनिवार्य पोषक तत्व जो है उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि इनका अवशोषण होता कैसे है। आयनों के रूप में होता है, लेकिन किस क्रिया विधि से, उनकी पूरी क्रिया विधि वगैरह जो है वो कल हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।